नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ट्यूशन एंड ट्रिक्स चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग अगली कड़ी में पढ़ेंगे आर्टिकल 19 से 22 तक। पर आर्टिकल 19 जो है पूरे संविधान में आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ा आर्टिकल है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 16(4) काफ़ी बड़ा है क्योंकि उसमें बहुत सारे केसेस हो गए हैं। और इसी तरीके से दोस्तों आर्टिकल 19 का भी बहुत बड़ा विस्तार है और जिसे कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं फंडामेंटल राइट आपको करवा रहा हूं, और जिसमें दोस्तों फंडामेंटल राइट को मैंने कई भागों में डिवाइड किया था, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक था। फिर 14 से लेके हमने जो है 18 तक किया समानता का, फिर स्वतंत्रता का, फिर शोषण के विरुद्ध। ठीक है, नहीं मिल रहा है, जाने दीजिए। तो देखिए, समा से हो गया समता, स्वत से हो गया स्वतंत्रता, सो से हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, समा स्वत सो, और ये 23-24 तक हो जाता है। उसके बाद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक का है, और 29-30 जो है संस्थानों के लिए है। और उसके बाद जो है एक 31 जो है अब है ही नहीं, वो आपको बताया था मैंने। और 32 हमें क्या है, हमें जो फंडामेंटल राइट्स है उस अगर उसका वायोलेशन होता है तो हम जो है कोर्ट जा सकते हैं उसके लिए। और 33, 34, 35 हम पढ़ा चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। और आपसे निवेदन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और पूरी पॉलिटी आप समझ लें, फिर से मैं एक बार बता दूं आपको कि आपको इंटायर पॉलिटी सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, और कैसा कराया जाएगा, आपको एटलीस्ट पीसीएस की परीक्षा के लेवल तक तो कंफर्म है। और आप अगर यूपीएससी का पेपर भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि प्रश्न आपको यहां से नहीं बनेंगे। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन आपका यहां से बनेगा। मैं इन दोनों के विषय में थोड़ा डिटेल में बाद में बात करूंगा। कैसे, मैं अभी सिर्फ आर्टिकल्स अगर आपको बता दे रहा हूं दोस्तों। उसके बाद और क्या इसमें चीजें थी उसको बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं अभी ये कोर्स जल्दी से खत्म हो जाए। और मैं देख रहा था टेट वगैरह की परीक्षा में दोस्तों पूरा पॉलिटी, मतलब आप समझिए टेट का सिलेबस मैं देख रहा था एक पेज में जो है, उसमें लिखा हुआ था आर्टिकल 1 to 4, फिर लिखा था 5 to 11, फिर लिखा था 12 to 51, फिर लिखा था 50 to 151, फिर 150 to 237। आप समझिए ऐसे करते करते 395 तक तो लिखा हुआ था उसमें। तो आप समझ सकते हैं जो भी दोस्त हैं कि टेट में पूरी पॉलिटी आ रही है। पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहां पर या ऐसे ही रेलवे और एनटीपीसी की परीक्षाओं में इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। तो ठीक है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको बहुत डीप में नहीं करके इतना कर रहा हूं। उसके बाद जब मैं आगे डीप करूंगा तो इसको बताऊंगा कि भैया आप सिर्फ पीसीएस और यूपीएससी वाले देखें इसे। ठीक है, तो सबसे पहला है आर्टिकल 19 दोस्तों, उसे बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमें किसकी स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 19? अभिव्यक्ति की। लेकिन दोस्तों 6 और स्वतंत्रता इसमें है यहाँ पे, तो मतलब अभिव्यक्ति के साथ 6 अन्य अधिकार हमें मिले हुए हैं। आप भी कोई कॉपी बना लें दोस्तों, और उस पे जो है थोड़ा थोड़ा मेंशन करिएगा, निराश नहीं होंगे आप। ठीक है, अब आर्टिकल 20 में क्या है दोस्तों? आर्टिकल 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब हमें फिर से जो है राइट मिला हुआ है कि हमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण है, मतलब कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक, उसके बाद ठीक है, संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन। फिर 21 में क्या है दोस्तों? 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 22 में देखिए, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो आर्टिकल 19 से 22 तक हमें पढ़ना है, एक बिल्कुल ओवरव्यू हमने यहाँ पे ले लिया है। लेकिन ये इतना आसान है नहीं जितना हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। तो ठीक है, इन्हीं को अब हम लोग दोस्तों डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बारी आती है आर्टिकल 19 की। और अगर हम इस वीडियो में आर्टिकल 19 को कर लिए, आप देख के समझ सकते होंगे कितना इसमें डायग्राम बना हुआ है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप इसे समझ सकें। ठीक है, अगर हमने सिर्फ आर्टिकल 19 ही कर लिया इस वीडियो में तो आप समझ लीजिए हमारे लिए एक ये अच्छी बात होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है आर्टिकल 19 के दोस्तों 6 भाग हैं, मैं इस रफ ले रहा हूं आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले आप यहां समझिए दोस्तों, आर्टिकल 19 में जो है 6 भाग हैं, 6 पार्ट हैं। जैसे आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(1) से लेके 2, 3, 4, 5, 6 तक है। ठीक दोस्तों, इतने पार्ट हैं।
और इसमें दोस्तों आर्टिकल 1 के कई सारे भाग हैं, आप समझ गए। मतलब कि आर्टिकल 19 जो है 1 से लेके 6 तक है, और फिर 1 के भी 6 सब पार्ट है, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा। ठीक, मतलब कि ए बी सी डी ई एफ जी, जिसमें से दोस्तों एफ मतलब कि ये चा जो है संविधान से 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया था। तो अभी इतना डायग्राम आपके दिमाग में बना या नहीं बना, तो आइए इसको जो है बिल्कुल फेयर में देखते हैं कैसा हुआ है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 मैंने आपसे कहा ये डायग्राम आप बना लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा फायदा मिलेगा आपको। 19 1 2 3 4 5 6 मैंने कहा ना 6 है, लेकिन जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 उसके भी 6 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 हैं। दरअसल ये वाला जो कट गया है ना, चा वाला जो है कट गया, क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार था। देखिए ये इसको 44वें संविधान संशोधन से, दरअसल इसकी भी एक कहानी है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था, और 44वां संविधान संशोधन हुआ था जनता दल की सरकार द्वारा, मोरारजी देसाई के सरकार के द्वारा। तो अधिकतर वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन थी, बातें द्वारा हटा दिया गया। अर्थात अब का से छा तक 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की, पहले कितनी थी 7 थी। अच्छा, थोड़ी बातें और, तो ये मुझे का खा गा घा अंगा और 6 छा जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। इसी में दोस्तों एक है हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे 2 3 4 5 6 में क्या है, तो 2 3 4 5 6 में यही जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उस पे कौन कौन सी लिमिट लगी हुई है वो इनमें बताते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक थोड़ी सी जो बात मैंने बोला उसको यहाँ पे लिखित में आप देख लीजिए, ऐसे कि 19(2) से 19(6) तक युक्ति युक्त निर्बंधन। तो सबसे पहले ये ना मेंस का एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि व्हाट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, युक्ति युक्त निर्बंधन क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, जो कि आर्टिकल 19(1) के का से 6 तक पर वर्णित स्वतंत्रताओं पर रोक लगाते हैं। आगे बात समझ में, जिनको डायग्राम नहीं समझ में आया है फिर से समझ लें एक बार दोस्तों, बहुत जल्दी मैं बोल रहा हूं। आर्टिकल 19 1 से लेके 6 तक है, 1 से लेके 6 तक है, जिसमें 1 में स्वतंत्रता है, कितने स्वतंत्रता है 4 5 6 स्वतंत्रता है, और ये आपके 2 से लेके 6 तक वाले उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि क्या क्या रोक लगाते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। चलिए अब एक बार मैं डायग्राम समझाता हूं कौन सा आर्टिकल किस पे कौन सा रोक लगाता है। सॉरी मैं सोचा इसके पीछे लिखा हुआ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, जो लोग यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो सब आप अपनी कॉपी में युक्ति युक्त निर्बंधन क्या है, इनके क्या तरीका है युक्ति युक्त निर्बंधन लगाने के, ठीक है, क्या जरूरत है, क्या इसके सारी चीजें इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। हालांकि इसको आप मेंशन कर लें कहीं पे, और कहीं मिले तो आप पढ़ भी लीजिए। आर्टिकल 19 को समझने के लिए रे डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, तो इसे आप ध्यान दीजिए दोस्तों। आर्टिकल 19 का खा गा घा अंगा चा छा। आर्टिकल 19 का के लिए जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों वो 19(2) में लिखा हुआ है, खा के लिए 19(3) में लिखा है, गा के लिए 19(4) में लिखा है, उसके बाद डी और ई मतलब घा और अंगा के लिए 19(5) में लिखा है। आप समझ गए, यहाँ पे 1 2 3 चौथे और पांचवें में जो है वो 19(5) में लिखा है। ये वाला आपको बता दिया हट गया है, और 19(6) में 19(6) वाला रिस्ट्रिक्शन दिया है। अब देखिए यहां पे मैंने लिखा है युक्ति युक्त निर्बंधन की संख्या, तो 19(2) में 8 युक्ति युक्त निर्बंधन दिए गए हैं, फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, मतलब समझ रहे हैं आप। एक बार फिर से समझिए, देखिए 19(1) का में आपको जितनी स्वतंत्रता दी गई है उस पे 19(2) रोक लगाता है, और 19(2) में कितनी बात लिखी गई है रोक लगाने के लिए, 8 बातें लिखी गई हैं। ऐसे ही 19(3) खा पे रोक लगाता है, कितनी बातें हैं 2, 19(4) गा पे रोक लगाता है 3, 19(5) घा और अंगा पे रोक लगाता है 2 बातें लिखी हैं, और छा पे 19(6) रोक लगाता है और 3 बातें लिखी हैं। इनको बातें कितनी लिखी हैं ये याद करने के लिए आप एक गिनती याद कर सकते हैं, 823 फिर 23, या 82323। ये आपका 2 में, ये 19(3) में, 19(4) में, 19(5) में, 19(6) में। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने कहा था आर्टिकल 19 ही कर लिए अगर इस लेक्चर में तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए, ठीक है। अब आर्टिकल 19(1) देखिए। आर्टिकल 19(1) का से कहां तक रहेगा दोस्तों, 6 तक।
तो आप समझिए ये अपने आप में कई सारे आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल 19, अच्छा देखिए, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम क्यों 6 तक देखें। तो मान लीजिए आप आर्टिकल 19 का अर्थ यही समझते हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मान लीजिए ख वाला दे दिया आपको कि जो है दूसरा कुछ दे दिया, गा वाला दे दिया कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल से संबंधित है। तब तो आप मुंह के बैठे रहेंगे वहीं पे कि ले हम तो सिर्फ अभिव्यक्ति समझते थे, कुछ भी बोलते रहे। तो इस वजह से जो मैं बता रहा हूं उसे जरूर सुनिए दोस्तों। तो आर्टिकल 19 का देखिए, यहां पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, मतलब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसी में दोस्तों कई सारे वाद हैं। इस आर्टिकल 19 का में कई सारे वाद हैं दोस्तों। और वाद का मतलब होता है जो मामले गए थे कोर्ट में। जैसे इसी में एक मामला है दोस्तों, इमैनुअल बनाम केरल राज का मामला है 1986 का। इमैनुअल बनाम केरल राज, इमैनुअल इसे होगा किससे होगा मुझे नहीं पता दोस्तों। इमैनुअल बनाम केरल राज का एक मामला था 1986 का। तो वहां पे था कि अगर कोई जैसे राष्ट्रगान गाने का मामला था, तो केस गया कोर्ट में, तो उसने कहा कि चुप रहना भी अभिव्यक्ति का एक साधन है, तो आप चुप रह सकते हैं। तो हालांकि फिर मैंने कहा ये सारी चीजें मेंस किया जाएंगे, तो इस वजह से दोस्तों मैं इसको जो है बाद में डिटेल में बात करूंगा। तभी आप जानते रहिए राष्ट्रगान का मामला इसी से संबंधित है। ठीक, एक बच्चा था नहीं गा रहा था राष्ट्रगान, 1986 की बात है। फिर झंडा फहराना, तिरंगा, ये भी 19 मतलब काक से संबंधित है। फिर इसी में दोस्तों हम लोग जो है बंद या हड़ताल, इसमें दो बात विवाद उठती है कि बंद या हड़ताल जायज है कि नहीं। बंद या हड़ताल, तो हड़ताल, ठीक, अरे ज्यादा पढ़ लीजिएगा, अपच नहीं होगा, ठीक है। बंद या हड़ताल, तो बंद या हड़ताल के मामले पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हड़ताल जायज है, ठीक है, चलिए अभिव्यक्ति है, लेकिन बंद अभिव्यक्ति नहीं है। बंद में जो है जोर जबरदस्ती की जाती है, भैया फला दिन भारत बंद रहेगा, तो आप एक प्रकार से वो दबाव डाल रहे हैं ना बंद में। तो इसलिए हड़ताल जायज है, बंद नहीं जायज है। ये सारे प्रश्न पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, एक बार जानते रहिएगा, ऐसे नहीं उल जलूल पढ़ रहे हैं आप। इसके बाद दोस्तों जो आपके सेंसर बोर्ड आता है उसका भी संबंध 19 का से है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। उसके बाद दोस्तों जो है एक और भी तमाम मामले थे इससे संबंधित, हालांकि जो है बस इतना ही ध्यान रखिए आप। उसके बाद जो है प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अलग से हमारे देश में कुछ नहीं है, उसको भी यहीं से जो है स्वतंत्रता मिलती है। अब आते हैं दोस्तों 19 का से ही जो है हमारे पास आरटीआई का जो आया है, आरटीआई, अरे यार गलत क्यों हो जाता है मुझसे, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो आरटीआई का भी जो किस्सा है वो आर्टिकल 19 का से संबंधित है, ठीक है। आरटीआई एक्ट आया था जिससे जो है हम लोग जानने का अधिकार कहते हैं, ठीक है, सूचना का अधिकार, ठीक। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग आते हैं 19 का हो गया। अब देखते हैं कि 19(2) में देखिए, ये डायग्राम आप अब बगल बना लीजिएगा। 19 का जो रोक लगाता है वो 19(2) में लिखा है, और ये 8 रोक लगाया जाता है इसमें। अच्छा, आपने सुना होगा कि अरे हमारे देश में बोलने का अधिकार है, तो भैया वो जो बोलने का अधिकार ना, अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो अभिव्यक्ति का है, वमन का अधिकार नहीं है आपको कि आप जो है निकल गए और खा लिए ढेर सारा और फिर निकाल रहे हैं मुंह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वमन का अधिकार नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम वमन का मतलब वॉमिटिंग करना हुआ, लेकिन मैं अब उतना अपशब्द नहीं बोल सकता, ठीक है, इस वजह से मैं वमन बोल रहा हूँ। कुछ लोग अभिव्यक्ति के नाम पे कुछ भी बोलते हैं, लेकिन उनको कहते हैं हमारे देश में बोलने की आजादी है। साहब 19(2) भी तो है जो उस आजादी पे रोक लगाता है, 8 प्रकार से रोक लगाता है। वो रोक समझ लीजिए ना, तो आप जुबान उतना नहीं चलाएंगे, कुछ जानते नहीं है, बस बोलना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह इस पे ध्यान दीजिए दोस्तों। 19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन, मतलब रिस्ट्रिक्शन, क्या क्या रोक हैं रिस्ट्रिक्शन के आधार। तो देखिए दोस्तों, पहला रिस्ट्रिक्शन है राज्य की सुरक्षा, मतलब कि आप राज्य ऐसा नहीं बोल सकते जिससे राज्य की असुरक्षा उत्पन्न हो जाए, ठीक है। तो आप ऐसी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए बहुत सारे हमारे देश में ऐसे नेता हैं जो इतना गंदा बोलते हैं, कभी कभी धर्म के बारे में बोलने लगते हैं, किसी एक उसके बारे में बोलते हैं, तो इससे दंगा हो सकता है, अशांति हो सकती है, गृह युद्ध हो सकता है। तो आप ऐसे भाषण नहीं दे सकते जिससे राज्य की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो। तो आप सोचिए कितने लोग जो है गलत बोलते रहते हैं। फिर देखिए जो ये मैं इस कलर में लिख दिया हूं दोस्तों, उसका मतलब वो मूल संविधान में नहीं था, उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब हम अपने संविधान में कुछ चीजें जोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। हालांकि जो चीजें जोड़ते हैं हटाते हैं उसको हमारा सुप्रीम कोर्ट देखता है।
तो दूसरा है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, ये जोड़ा गया था दोस्तों पहले संविधान संशोधन से। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951। कौन था पीएम? जवाहरलाल नेहरू। यहां पर था दोस्तों कि अगर कोई दो जो है, अगर विदेशी राज्य से उसका मैत्रीपूर्ण संबंध है और झूठी झूठी खबरें बोलता है भारत के बारे में, ठीक है, अफवाहें फैलाता है, तो उस देश के साथ हमारे संबंध जो है उससे नुकसान हो जाएगा। हमारे संबंध के साथ पता चला तुम झूठे सोशल मीडिया पे कोई वहां के किसी से बातचीत कर रहा है, उधर पता चला तुम भी यहाँ ऑफिशियल हो, वो भी ऑफिशियल है, और यहाँ से तुम उल जलूल से बातें कर रहे हो। समझ रहे हैं आप ना, बातें समझ जाते हैं आप लोग, भाई बुद्धिमान है। फिर लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर को भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, मूल संविधान में नहीं था। लोक व्यवस्था का मतलब है कि आप अव्यक्ति का ऐसा प्रयोग ना करें कि जैसे समाज में अव्यवस्था फैल जाए, ठीक है, अव्यवस्था समाज में, तो राज्य ऐसे आपके अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा सकता है। देखिए आप, प्रतिबंध। फिर कहते हैं नहीं, क्या बोलते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और उसके बाद क्या था, एक अभी आप देखे ना, एक गढ़ में कहीं ऐसी बातें चल रही थी न्यूज में, तेरे टुकड़े होंगे, क्या क्या था। अब आप बताइए, हमारे देश के टुकड़े की बात हो रही है। कोई धर्म जाति का मामला नहीं है दोस्तों, सब धर्म सब जाति एक, मतलब मुद्दा ही नहीं है उसका, पर राष्ट्र, नेशन फर्स्ट वाला मुद्दा होना चाहिए दोस्तों, कि हमारा राष्ट्र है भैया, राष्ट्र है तो हम हैं, ठीक है, तो हमें इसकी इज्जत करनी है, इसके टुकड़े नहीं होंगे। आई बात समझ में? तो ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों। तो अब ऐसे लोक व्यवस्था भी उसमें हो रहा है, राज्य की सुरक्षा भी उसमें खतरे में पड़ रही है, आप ऐसी बातें नहीं बोल सकते हो। फिर उसके बाद हालांकि इसके लिए भी दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे ही एक आर्टिकल है आईपीसी का, एक जो है सेक्शन है 124A, उसको बोलते हैं राजद्रोह, उसके तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है कभी कभी। अच्छा, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पढ़ाते वक्त तो मैं ऐसे भूल दे रहा हूँ, बड़ा वो होता है, पढ़ाते वक्त बड़ी जिम्मेदारी होती है, कहीं आप गलत ना बोले। तो 124A आईपीसी सेक्शन है, तो ये शायद राजद्रोह के खिलाफ इससे मुकदमा लिखा जाता है इसके तहत। उसके बाद दोस्तों फिर से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था अपराध उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब है, चौथा है, आठ तरीके हैं इस पे हमारा रोक लगाने के लिए। तो चौथे तरीके में कहता है आप ऐसी चीज नहीं बोलेंगे जिससे अपराध करने की प्रेरणा मिले। आई बात समझ में? जैसे कि आपने कोई भाषण दे दिया और इससे लोगों को मतलब कि उकसाया जा रहा है कि चलो भैया वैसा किया जाए। कई सारी मूवी वगैरह भी देख के लोग ऐसा कर देते हैं, या किसी का भाषण सुन के इस तरह से आ जाए, या यूट्यूब और सोशल मीडिया पे ऐसे आ जाए, तो यह भी ऐसे अभिव्यक्ति पर रोक लगाया जाएगा, ठीक है, जो अपराध उद्दीपन करेगा। तो देख लीजिए, 4, ये याद रहना चाहिए आपको। उसके बाद भैया न्यायालय कहां से बचा रह जाएगा? न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर आपने किया तो भी ऐसी अभिव्यक्ति आपको नहीं दी जाएगी जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, न्यायालय की अवमानना हो। अब ये चीज क्या है, न्यायालय की अवमानना भैया? तो न्यायालय की अवमानना यह है कि जैसे न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया कि अब जो है राष्ट्रगान सबको जरूरी है, सपोज, हालांकि ऐसा है नहीं, बहुत सारे उसका मुद्दा है, उसको बात करेंगे। अब चूंकि ऐसे ही दिमाग में आया कि बिल्कुल करना ही करना है, तो ऐसे में जो है अगर कोई नहीं करता है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाएगा, और ऐसी अभिव्यक्ति के खिलाफ जो है समस्या होगी, ऐसे खिलाफ अभिव्यक्ति के खिलाफ सजा मिल सकता है। तो ये चीजें हो गई। अभी तक हमने कितना देख लिया? 1 2 3 4 5। अब जो है 1 2 3 4 5, 3 4 5, हाँ ठीक है, 5 हुआ। और छठा देखते हैं दोस्तों, शिष्टाचार या सदाचार। शिष्टाचार या सदाचार अगर बिगड़ रहा है आपकी भाषा से, आपकी अभिव्यक्ति से, तो ऐसी अभिव्यक्ति पर भी रोक लगाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर जैसे इसके अंतर्गत अगर राज्य ऐसी अभिव्यक्ति पर रोक लगाता है जो ऑब्सेंस हो, अश्लील प्रकृति की हो, ठीक है, ऐसे जो शिष्टाचार के मामले में ऐसा लगता है। 7वां देखिए, लोग एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी करते रहते हैं, आरोप लगा देते हैं कि उसने इतने का घोटाला कर दिया। अभी जो है अरुण जेटली जी नहीं है, एक किस्सा सुनाई पड़ा था जब आप हमारे ये जो माननीय सीएम हैं आपके दिल्ली के, उनके ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया था कि आपने हमारी मान को हानि पहुंचाई है, उसके एवज में आप उनके ऊपर केस किया गया था। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप किसी के बारे में बोल रहे हैं, कहेंगे हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पर उस बंदे की भी तो कुछ रिस्पेक्ट है, इज्जत है समाज में, आपने तो उसकी इज्जत ले ली। तो इसकी वजह से ये केस होता है मानहानि के लिए, और अगर आप जीतते हैं तो आपकी मान को कोर्ट कहता नहीं भैया ये ऐसा गलत बातें हैं, उनके ऊपर जुर्माना वगैरह भी लगाया जा सकता है।
लास्ट है 8वां, भारत की संप्रभुता और अखंडता। इसे दोस्तों याद रखना, 16 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963 से कई जगहों पर, मेनी प्लेसेस पे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अखंडता, संप्रभुता और अखंडता जोड़ा गया है। सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब आप ऐसी भाषण नहीं देंगे जिससे देश की संप्रभुता और अखंडता पर चोट पहुंचे, ठीक है, तेरे टुकड़े होंगे। तो ऐसी बातें आप नहीं बोल सकते कि टुकड़े और मुकड़े, राष्ट्र के खिलाफ नहीं। तो आप समझिए, अब आपको आई बात समझ में। हम चलते हैं ऊपर, फिर से दिखाते हैं आपको कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) का में आपको बोलने की आजादी है, पर 8 चीजें आप नहीं बोल सकते, वो आप समझ गए। वो 8 चीजें लिखी गई है किसमें? 19(2) में। अब ऐसे ही ये कार्यक्रम चलेगा। आइए, गाड़ी यूं ही चल रहेगी, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, हम लोग आर्टिकल का हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 19(1) खा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो ना, ऐसे मतलब हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि हमने कंप्यूटर पे बनाया है, हाथ से करते हैं इसको दोस्तों। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थोड़ा मेहनत जो हो रही है ना, उसके एवज में कुछ तो मिले, ठीक है। हाँ, इतना नहीं है भाई कि थोड़ा सा सेल्फिश पूरी दुनिया है, मैं भी हूँ। चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा अच्छा लगता है कि देखो हमने जो पढ़ाया है, हमने जो आपको बताया है, तो उसके एवज में हमें कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो आप प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा, करिएगा। अब यहाँ पर 19(1) खा देखिए, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, हमें अधिकार क्या मिला है, राइट क्या मिल रही है? हमें राइट मिल रहा है सम्मेलन करने का, ठीक है। देखिए इस अधिकार में इसी लाइन में हमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या? रीजनेबल मतलब युक्तियुक्त, रिस्ट्रिक्शन मतलब रोक, मतलब कि रोक के पीछे भी कोई युक्ति होनी चाहिए। ऐसे निरर्थक रोक नहीं लगानी है, जैसे कि लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी घर से, तो ये तो रोक हो गई, पर ये रीजनेबल नहीं है, ये नॉन रीजनेबल, अनरीजनेबल रोक है, ये निरर्थक रोक है। सार्थक रोक क्या होगी? कि हमें राष्ट्र के बारे में गलत नहीं टिप्पणी करनी है, हमें सदाचार बनाए रखना है, तो ये चीज हुआ। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो अलग से भी लिखा है, कहीं कहीं इनके साथ भी लिख दिया गया। जैसे देखिए, आप सम्मेलन करेंगे, पर कैसा सम्मेलन नहीं करेंगे? अशांतिपूर्व सम्मेलन नहीं करेंगे, मतलब शांतिपूर्व सम्मेलन करेंगे। निरायुद्ध मतलब कि आप जो है आर्म वगैरह के साथ नहीं करेंगे, विदाउट आर्म करेंगे। तो दो चीज तो यहीं पे लिखा था। हालांकि 19(3) में इसके लिए जो है अलग से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लिखा गया है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन 19(1) खा इज डिस्क्राइब्ड इन 19(3). अब इसको आप समझ गए हैं। का के लिए, 1 का के लिए कहाँ मिलेगा आपको? 2 में मिलेगा। खा के लिए कहाँ मिलेगा? 3 में मिलेगा। गा के लिए कहाँ मिलेगा? 4 में मिलेगा। और घा और अंगा के लिए कहाँ मिलेगा? यहाँ देखिए, घा और अंगा के लिए कहाँ मिलेगा? ये आपको 5 में मिलेगा, 19(5) में मिलेगा। और चा गायब हो गया है, छा के लिए कहाँ मिलेगा? 19(6) में मिलेगा। खत्म। और कितने कितने हैं? 8। देखिए यहां लिख देते हैं, कितने कितने मिलेंगे? 8, 23, 23, मतलब 19(2) में 8 है, 19(3) में 2 है, 19(4) में 3 है, 19(5) में 2 है, 19(6) में 3 है। देखिए कितना तगड़ा है, याद हो गया फटाक से। चलो अच्छा, ये आप जैसे जो तैयारी कर रहे होंगे आयोग वगैरह की, उनको लग रहा होगा कि दादा इतना रटने की क्या जरूरत है। तो ठीक है, मैं बताता हूँ रटने की जरूरत है आपको। हम कह रहे हैं आर्टिकल मत लिखिएगा कि 19 खा में ये लिखा है, लेकिन आप ऐसे समझाएंगे। अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लिखने के लिए आ गया तो आप बताएंगे कि कई कई जगहों पे हमें जहां पे अधिकार दिए गए हैं वहीं पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लिखे गए हैं। जैसे 19(1) खा में आप देख सकते हैं, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार है। तो एक साइड में हमें सम्मेलन करने का अधिकार है, दूसरे साइड में हमें बता भी रहा है ऐसे सम्मेलन नहीं कर सकते। और बाकी 19(3) में तो अलग से दिया ही गया है 19(3) में। तो 19(3) में देखिए, एक, लोक व्यवस्था न बिगड़ने पाए, दूसरा, भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आंच ना आने पाए। ठीक है, तो आप देखिए, समझिए इसको जो है कि पहली चीज तो कि शांतिपूर्ण होना चाहिए, बिना हथियार के होना चाहिए, ये चीज तो आपने यहीं पे देख लिया। उसके बाद जो है लोक व्यवस्था और भारत की संप्रभुता अखंडता बनी रहे, तो ये आर्टिकल हो गया। मतलब आर्टिकल खा में क्या मिला है? हमें बैठक सम्मेलन करने का अधिकार है, पर उस सम्मेलन में ना तो हम आर्म्स वगैरह रखेंगे और ना ही जो है अशांति फैलाएंगे। अब हम लोग आते हैं गा पे दोस्तों।
ठीक है, ऐसे एक एक चलेंगे। अब अगर हम सम्मेलन कर लिए हैं और मान लो उस पर राजी हो गए, तो चलो अब कोई यूनियन बना लेंगे या एसोसिएशन बना लेंगे या सहकारी समिति बना लेंगे। तो ये जो सहकारी समिति बना लेंगे दोस्तों, ये मूल संविधान में नहीं था, ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 2011 में ऐड किया गया था। सहकारी समिति 97, सहकारी समिति 97, ठीक है। तो 1997 में सहकारी समिति, मैं इस वजह से हिंदी में बोल रहा हूँ, सत्तान। तो 1997 में, सॉरी 1997, 97 सॉरी 19 की बोल रहा हूँ, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 2011 में सहकारी समिति भी जोड़ दिया गया, वरना पहले संगम और संघ बनाने का अधिकार था गा में, ठीक है। लेकिन इसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गया होगा, तो इसको आप कह सकते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन 19(1) गा, ठीक। ये है इसमें 19(4) में क्या चीजें हैं। इसमें देखिए अब 2 हो चुका था, अब 3 की बारी है। 1 2 3, लोक व्यवस्था, सदाचार, भारत की संप्रभुता और अखंडता, बात खत्म, ये मेंटेन रहनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग घा में। देखिए पहले में आपने बोल लिया अभिव्यक्ति का में, दूसरा हमने सम्मेलन कर लिया, तीसरा हमने संघ बना लिया। अब सम्मेलन करने के बाद अब संघ बन गया, तो अब जो है घूम घूम के मीटिंग कर रहे हो, तो संचरण, मतलब अब घूम घूम के मीटिंग कर रहे हो, जैसे कांग्रेस वाले करते थे। अरे मैं इस कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी समस्या है, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ हमारे देश की आजादी के पहले दिसंबर में लोग मिलते थे ना, तो उनकी बात कर रहा हूँ। कभी सूरत में, कभी कहीं पे, कहीं चंपारण में नहीं मिले थे ना, ये बेलगांव में गांधी जी जहाँ पे थे 24। अब ये 19(5) देखिए, तो 19 पहले के घा में हमें आबाद संचरण का मौका मिलता है कि राइट मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे देश के टेरिटरी में आराम से घूमो, ठीक है। लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन है कि वह घूमना साधारण जनता के हित में हो और एसटी के हितों में है। एसटी का मतलब है दोस्तों ट्राइब्स, क्योंकि ट्राइब्स जो है अभी कहीं कहीं पे ट्राइब्स जो है बिल्कुल आम जीवन जो जनधारा है उसमें नहीं जुड़ पाई हैं। जनधारा में ना जुड़ पाने का अर्थ है कि अभी इनकी संस्कृति, इनकी भाषा, इनका रहन सहन, इनका खान पान, ये सारी चीजें अलग हैं दोस्तों। पता चला आप गए, ठीक, पहली चीज तो आप उनकी भाषा नहीं समझेंगे, पता लगा वो पैनिक हो गए तो एक भाला आपके खोपड़ी में डाल दिए, ठीक, तो आपके भाला में खोपड़ी डाल दी और गाना गाने लगे बाला बाला ठीक है, तो आप समझे इसको जो है कि इस वजह से। और दूसरी चीज, मान लो आप गए वहां पे, आपने समोसा दे दिए, कुछ दे दिए खाने के लिए, चिप्स दे रहे हैं, तो ये चीजें भी जो है अवॉइड की जाती हैं। आप हमारे यहाँ अभी भी ऐसा है कि वो जो केले के पत्ते और ये वाली चीजें ना अभी भी है। आप अंडमान निकोबार में जाइए, कई सारे द्वीप ऐसे हैं, वहां पे भी एक ऑस्ट्रेलियाई टूरिस्ट को मार दिया इन्होंने, इन लोगों ने। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनका जो ट्राइब्स हैं, यहाँ पे आप कह दें भैया उठा लिए बैग वैग और आबाद संचरण, आपने कहा कि हमें 19(1) घा में आबाद संचरण का हमें अवसर दिया गया है, हमें राइट दिया गया है, और अगर इस राइट को किसी ने रोका तो भैया मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 कहता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट बाधित होता है तो आप आइए सुप्रीम कोर्ट में, और आप सुप्रीम कोर्ट आपको जो है न्याय दिलाएगा। तो आप पहुंच गए बैग लेके, बस्ता लेके, कि हमको जाने नहीं दिए, अंडमान उतरे थे तो पुलिस वाले रोक लिए, और अब हमसे क्या लड़ते, हम सीधे संविधान को हम जानते हैं, अब आपके पास आए हैं, बताइए। तो भैया वो संविधान आपसे कहता कि आप घा पढ़ के चले आए, पूरा पढ़िए होते, 5 में पढ़ लिया होता, वहां लिखा था ना कि एसटी के हितों का संरक्षण होना चाहिए, तब आप कहते ये तो हम नहीं पढ़े थे, तो दिल लपोटा मार के कान बैठवा के उठक बैठक लगवाता और भगाता वहां से आपको फिर। और उसके बाद साधारण जनता के हित में हो, तो ये तो आप समझ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं अगले आर्टिकल पर दोस्तों। अब बारी है आर्टिकल 19(1) अंगा की, ठीक है, मतलब कि ए का खा गा घा अंगा, ABCD E की, ठीक, इंग्लिश में भी लिख देना था। ई की बारी है। अब देखिए दोस्तों, पहले में आपने बोल लिया, अभिव्यक्ति कर ली, दूसरे में क्या किया, सम्मेलन कर लिया, तीसरे में क्या किया, आपने सम्मेलन किया तो बातें बनी, तो आपने संघ, यूनियन, ठीक है, यूनियन बनाया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई, ठीक। उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो है आप फिर संचरण करने लगे, घूमने लगे, ठीक है।
उसके बाद घूम लिए आप, 1 2 3 4 काम कर लिए। अब पांचवे पे देखिए क्या है। अब पांचवे में जब घूमते घूमते आपको कोई बढ़िया जगह दिख गई कि चलो भैया इतना घूमे हैं, अब थोड़ा आराम कर लें, तो आप निवास करने की बात सोचे। जहां पे आप दार्जिलिंग वगैरह पहुंचे या शिमला पहुंचे, सोचे चलो अब यहीं निवास किया जाए। तो आपको भारत के राज्य क्षेत्र में या के किसी भाग में, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने या बस जाने का अधिकार है। तो ऐसे में तो आप सोच रहे होंगे ना, जेके में चले जाएं, वहां पे क्यों नहीं था, अभी तो मान लो यूटी बन गया है, या कहीं पे चले जाएं, बस जाएं। तो अधिकार दिया है, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटोरी ऑफ इंडिया। लेकिन आर्टिकल 19(5) पढ़ के आना था, नहीं मुर्गा बनाए जाओगे, तो 5 पढ़ो। 5 में लिखा है, 2 ही थे क्योंकि पहला भी पढ़ा था, साधारण जनता के हित में हो, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हितों के संरक्षण के लिए भी ध्यान रखना है। पता चला आप बसने के लिए पहुंच गए और वहीं पे वो भाला लेके आ गए, तो फिर समस्या होगी ना। कितनी बार बताऊं कि भाला लेके आएंगे। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं चा पे। चा का मतलब है संपत्ति का अधिकार। पहले दोस्तों ये संपत्ति का अधिकार हमारे पास था, संपत्ति का अधिकार। मैं दोस्तों बहुत स्पीड से नहीं लिख पाता, हालांकि स्केच से लिख पा रहा हूं, पेन से थोड़ी दिक्कत होती है मुझे लिखने में। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार, ठीक है। ये देखिए, तो आर्टिकल 19(1) चा में मतलब ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। तो यहां पर एफ में संपत्ति का अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और अब इसको स्थान दिया गया है आर्टिकल 300A में। आर्टिकल 300A में संपत्ति के अधिकार को स्थान दिया गया, मतलब मूल अधिकार से हटा के आपको मतलब एक अलग कानूनी अधिकार मिल गया, समझ लो। अब आते हैं हम लोग लास्ट में, ठीक है, मतलब कि जी पे आते हैं। और जी पे क्या दिया गया है, चलिए आप सब कुछ कर लिए, आपको बसने का भी अधिकार मिल गया। अब बस के क्या करेंगे, कोई ना कोई कारोबार करना पड़ेगा, तो आपको वृत्ति, ठीक है, अब उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार में अंतर ढूंढिएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो कमेंट करिएगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप कमेंट करिए आपको लेक्चर लग कैसे रहा है, ठीक है, कि या कमी कहाँ पे है, या अच्छा क्या है, और क्या अच्छा करूं, या ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, कम डिटेल में पढ़ाऊं, ये सारी बातें आप वहां पे लिखिए दोस्तों। कमेंट करने से थोड़ा हम भी समझे ना कि आप इंटरेक्ट हो रहे हो नहीं हो रहे हो। तो राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस, ठीक, इतनी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हो कि पहले वाले ने 8, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, तो ये अंतिम है, मतलब यहाँ पे 3 रिस्ट्रिक्शंस होंगे। पहला क्या था, पहला रिस्ट्रिक्शन, साधारण जनता के हित में हो आपका व्यापार और तकनीकी अहर्ताएं हो आपके पास, मतलब कि टेक्निकल गुरुजी टेक्निकल एलिजिबिलिटी, आपके पास टेक्निकल एलिजिबिलिटी हो दोस्तों। ठीक है, जैसे हमारे सर ने जो है, जहां से मैं पॉलिटी पढ़ा हूं, वो सर ऐसे बोलने लगे कि आप जो है व्यापार करने की आपको छूट है, और आपने एक बढ़िया बोर्ड लगाया कि हमारे यहाँ ताजा और शुद्ध मानव अंग मिलते हैं। ठीक है, और एक रेट लिस्ट लगा दिया है कि आंख का 500 रुपए, ठीक है, ताजी ताजी उंगली का, गोरी उंगली, काली उंगली, एक मेनू कार्ड दे दिया। तो ऐसा नहीं है, आप इसके लिए तकनीकी अहर्ताएं आपको चाहिए, आप डॉक्टर ये सारे काम कर सकते हैं, मतलब लिस्ट नहीं चिपका सकते, बस भाषा शैली अलग है, प्रिजर्व करेंगे आपको, उसकी पैसा देना होगा। तो तकनीकी अहर्ताएं लगा दिया गया, आप कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, कुछ व्यवसायों के लिए तकनीकी अहर्ताएं लगाई गई। उसके बाद थर्ड था, नागरिकों को पूर्णता या भागता किसी व्यापार या कारोबार से इसलिए वर्जित करना कि राज्य किसी व्यवसाय पर एकाधिकार या नियंत्रण करने के पक्ष में है। अगर राज्य कोई नियंत्रण करना चाहता है, एकाधिकार करना चाहता है, तब भी वंचित आपको किया जा सकता है। तो 3 हो गया आपका ये रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यह पूरा आर्टिकल दोस्तों मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब मेंस जहां पे है वहां समझ लीजिए आप इससे कॉन्सेप्ट क्या बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसकी पूरी डिटेल में बातें होंगी। अभी फिलहाल आप पूरा समझ सकते हो कि हमने जो आर्टिकल 19 के बारे में बात किया। अब दोस्तों संभवतः वीडियो काफी लंबा भी हो चुका है, 35 मिनट का हो गया दोस्तों, तो ठीक है,
आज इस लेक्चर में इतना ही है दोस्तों, और प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, बताएं आपको क्या चाहिए लेक्चर। हालांकि मेरा ये क्रम से वीडियो चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।